हेलो। इस वीडियो में हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि बैंकिंग सेक्टर में आरबीआई या अदर बैंक या जो भी इंडिया की इकोनॉमिक या वर्ल्ड की भी कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हो सकती है, उसको हम लोग यहाँ पे कवर अप करने का कोशिश करेंगे, खासकर रिलेटेड टू बैंकिंग प्रॉपर, है ना। अब यहाँ पे क्या है कि यही सब क्वेश्चन जो है आपको वो बैंकिंग अवेयरनेस के फॉर्म में एग्जामिनेशन में आ जाती हैं, या हम लोग उसको करंट अफेयर्स भी बोलते हैं। लेकिन इसमें इस सेशन में ये जो सीरीज चलेगी इसमें हम लोग बैंकिंग से जुड़े हुए क्वेश्चन को ज़्यादा फॉलो करेंगे। रीज़न क्या है? क्योंकि जो करंट अफेयर्स भी आता है उसमें से भी आपका जो मेजॉरिटी क्वेश्चन रहता है वो कहीं ना कहीं बैंकिंग से ही प्रॉपर जुड़ा हुआ रहता है। आरबीआई की एक्टिविटी, मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स उनकी एक्टिविटी, और जो भी बैंक के अपने इंटरनल कुछ कुछ चेंजेज होते हैं उनसे जुड़े हुए क्वेश्चन काफ़ी होते हैं। प्लस ये सेशन बहुत हेल्पफुल होगा आपके लिए इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से। जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो बहुत से क्वेश्चन, बहुत से नए नए टर्म्स आपको देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग कोशिश करें कि उस तरीके के टर्म्स को एक बार देखना या हाईलाइट करना कि आप क्या क्या अच्छे से पढ़ सको। मतलब जैसे यहाँ भी हम लोग जब डिस्कस करेंगे तो काफ़ी पॉइंट यहाँ देखने को मिलेगा जिसको आपको अपने से सेल्फ प्रिपरेशन करना है, तब जाकर के आपका जो वोकैब है, जो बैंकिंग अवेयरनेस का वोकैब है, वो बहुत अच्छा हो पाएगा। ठीक है, तो देखते हैं किस तरीके से करेंगे। ये एक सेशन जो करेंगे आप सजेस्ट करिएगा कि कैसा लगा आपको, क्या चेंजेस करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, है ना। यहाँ पे आपके लिए भी बहुत सारा टास्क होगा और हम लोग भी रफ थोड़ा बहुत हर एक टर्म को समझने का कोशिश करेंगे। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि ये जो पीडीएफ या ये जो कंटेंट है, ये कंटेंट आपको 1 मार्च से है, ठीक है, क्योंकि हमने टारगेट किया है एसबीआई पीओ को। अब एसबीआई पीओ का जो नोटिफिकेशन है वो लगभग आपको अप्रैल तक आ जाता था हर साल, पर वो अभी तक नहीं आया है। हालांकि प्रोबेबिलिटी है कि वो मई में आ जाए, और एग्जामिनेशन जो है प्रीलिम्स का वो अगस्त में कंडक्ट, मतलब अगस्त तक उसका मेंस कंडक्ट कराने का होता है, क्योंकि वो हर बार वैसा ही होता है। तो इस बार भी भले नोटिफिकेशन थोड़ा सा लेट आएगा, लेकिन अगर ये लॉकडाउन वगैरह ये सब हट जाता है और एग्जामिनेशन कंडक्ट कराने की परमिशन मिल जाती है तो आपको थोड़े समय के बाद में सब कुछ नॉर्मल देखने को मिलेगा। तो जो लोग प्रिपरेशन में बने हैं, खासकर जो मेरे पुराने स्टूडेंट हैं प्रिपरेशन में जो बने हैं, बने रहिए। एक अच्छा मौका है ये, 1-2 महीने शांति से पढ़ने का तो ज़रूर आपको मिला है, पर मिस नहीं करिएगा। कारण क्या है कि जैसे क्योंकि इकोनॉमिक चीज़ें चल रही हैं, बैंक्स चल रहे हैं, सारी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, गवर्नमेंट भी अपना काम कर रही है, तो जितने भी वैकेंसीज है वो एज इट इज़ है, उनमें कोई चेंजेस नहीं। हाँ, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन की रिक्रूटमेंट में काफ़ी कमी आएगी, लेकिन गवर्नमेंट का तो और टेंशन बढ़ जाएगा ना। तो वो तो हो सकता है कि ज़्यादा रिक्रूट करे, या फिर ज़्यादा नहीं तो कम तो नहीं करेंगे, है ना। बैंक्स का तो सब रेगुलर चल रहा है, उनका वर्क रेगुलर चल रहा है। तो बैंक्स ऐसे भी इस पैटर्न पे काम नहीं करती है कि भाई जितने लोग चाहिए, कुछ उनका हर साल सिस्टमेटिक एक कैडर बनाने का उनका एक रिक्वायरमेंट रहता है। जैसे स्टेट बैंक हर साल 2000 लोगों को लेती ही है ना। 2021 अगर बैकलॉग रहा तो जैसे इस साल 150 करीब बैकलॉग है, तो प्रोबेबली 2150 के करीब में आपको वैकेंसी देखने को मिलेंगी इस बार। अगर वैकेंसी मई में आती है तो आपको सब कुछ अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो प्रिपरेशन नहीं छोड़िए, क्योंकि सिचुएशन नॉर्मल होते ही मेरे हिसाब से जून जुलाई तक तो काफ़ी पॉजिटिव सीन आ जाएगा। तो अचानक से बहुत सारी वैकेंसी आ जाएगी और हो सकता है कि आप देखो कि आप प्रिपेयर नहीं कर पाए हो, है ना। तो हमने इस चीज़ को इसलिए मार्च से रखा है। और ये कहने का मतलब ये है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आज चेंज हो गई हैं। जैसे यहाँ आप देखो, सबसे पहला ही हमने इसलिए इसको उठाया क्योंकि आपको समझा पाए कि कैसे इसको समझना है। तो यहाँ पे आप अगर देखो कि फिच ने 2019-20 के देश में आर्थिक विकास के अनुमान घटाया, अगले वित्त वर्ष में हालात बेहतर होने के आसार। अब देखिए ये कब है, ये डेटा है आपको 2/3 का, है ना। तो 2 तारीख को कोरोना वायरस का इंडिया में उतना कोई इम्पैक्ट नहीं था और इतना सीरियस भी नहीं थे, है ना। गवर्नमेंट या इकोनॉमिक सिनारियो भी बहुत अच्छा था। तो फिच का अपना एक रेटिंग था। आज के डेट में तो इसका हिसाब ही लगाना बड़ा मुश्किल है कि क्या होगा और नहीं होगा। ये जीडीपी रहेगी प्लस या माइनस चली जाएगी। मेरे अनुमान में तो ये माइनस ही चली जाएगी, और बड़ी बड़ी एजेंसी के अनुमान भी माइनस चली जाएगी। लेकिन हम यहाँ बस देखेंगे कि हमारे लिए क्या क्या काम का चीज़ है ना, क्वेश्चन हमारे लिए क्या क्या यहाँ से निकल सकता है। तो एक ही चीज़ जो मेरे को खास का दिख रहा है इसके बारे में, ये फिच सॉल्यूशन ये क्या है, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, जो जीडीपी ग्रोथ वगैरह ये सब क्या होता है। अब तो ये तो डिस्कशन के जीडीपी ग्रोथ उस पर नहीं जाएंगे, लेकिन जो एक क्वेश्चन मेरे हिसाब से इस पेपर में यहाँ से अब कोई बनाएगा तो ये बनाएगा कि फिच क्या है।
आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं पेपर पर, ऐसा ही क्वेश्चन भी आता है कि फिच जो है वो क्या है। तो फिच क्या है, वो एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, ठीक है, CRA को बोलते हैं। अब ये क्रेडिट रेटिंग एजेंसी क्या होती है, एग्जाम्पल लेंगे, आपने बहुत बार सुना होगा कि पर्सनल लोन के सेंस में, या जब आप क्रेडिट कार्ड की बात करते हैं या कुछ भी ऐसा होता है तो आपसे सिविल पूछा जाता है, या आपको इस टर्म से इंट्रोड्यूस करा जाता है कि सर आपका सिविल इतना है, 700 है। आप टेलीविजन पे ऐड देखते होगे, सर सिविल स्कोर आपका 500 है तो आपको लोन नहीं मिलेगा, 600 है तो आपको लोन नहीं मिलेगा, ऐसा करके आप सुने होंगे। तो सिविल जो है ना वो एक तरीके का रेटिंग होता है, ठीक है। जैसे इस एग्जामिनेशन स्कूल में जब हम लोग एग्जाम देते थे तो किसी का 90% आया, तो 90% वाले से क्या होता है, एक्सपेक्टेशन ज़्यादा होता है कि यार अगली बार भी अच्छा करेगा, लाइफ में अच्छा करेगा। तो उसी तरीके से बैंकिंग और इकोनॉमिक सेक्टर में भी ना यहाँ पे क्या कहते हैं, रेटिंग देते हैं कि ये कंपनी जो है ये AAA रेटेड है, मतलब बहुत अच्छी कंपनी है, आप इसको लोन दो, ये पक्का वापस करेगी, क्योंकि हो सकता है इनके पास कर्ज बहुत कम हो, इनकी एसेट क्वालिटी बहुत अच्छी हो, ठीक है। जैसे रिलायंस है, इतनी बड़ी कंपनी है कि वो किसी बैंक से लोन लेने को जाएगी ना, कोई बैंक उनको मना नहीं करे, क्यों, उनका अपना एक मार्केट वैल्यू बहुत अच्छा है, गुडविल बहुत अच्छा है, और जो क्रेडिट रेटिंग है वो भी बहुत अच्छा है कि भाई इनको पैसा दो ये वापस करें। लेकिन विजय माल्या फॉर अ केस, आप उनका क्रेडिट रेटिंग समझ लो कि एग्जिस्ट ही नहीं करता आज के डेट में, क्योंकि वो डिफ़ॉल्टर है ना, देश से भागे हुए डिफ़ॉल्टर है, नीरव मोदी। तो मेरे कहने का मतलब ये हो गया कि ये क्रेडिट रेटिंग का मतलब ये एक व्यक्ति का, ये कंपनी का आकलन होता है कि वो पैसा चुका पाएगी कि नहीं चुका पाएगी, ठीक है। इसका काम करती है कौन, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये इंटरव्यू में आपसे पूछा जा सकता है कि क्रेडिट रेटिंग क्या होता है, बैंक लोन देती है तो कैसे देती है, तो किसी का एसेट क्वालिटी को वेरीफाई करना, उनको देखना, ये इनका काम है, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी काम है। अब अब और एक चीज़ जो इससे जुड़ा हुआ काम का है सॉरी, वर्ल्ड में 3 बड़ी क्रेडिट रेटिंग कंपनी है ना, जो टॉप 3 है, आपसे इंटरव्यू में बेबाक पूछ सकते हैं कि टॉप 3। तो सबसे बड़ी कंपनी का नाम है जो काफ़ी पॉपुलर, उसका नाम है मूडीज़, है ना, मूडीज़ आपने कभी बहुत बार नाम सुना होगा। दूसरी जो बड़ी कंपनी है उसका नाम है S&P, ये भी आपने बहुत बार सुना, स्टैंडर्ड एंड पुअर, इंडिया में भी काम करती है अलग अलग चीज़ों में। और तीसरी जो बड़ी कंपनी है वो फिच, ठीक है। तो इनके रेटिंग को बहुत इंपॉर्टेंस दिया जाता है, ये खासकर ये तीनों, हर एक आप सुनते हो ना मूडीज़ ने इंडिया का रेटिंग गिरा दिया, ये तो इसको बहुत अच्छे से आप अलग से पढ़िएगा कि क्या आपसे पेपर में पूछ सकते हैं, क्योंकि इनकी इन तीनों का जो इंडिया के प्रति रेटिंग आता है ना, इसको जरूर स्टडी करिएगा। प्लस एक चीज़ याद रखिएगा, हेडक्वार्टर्स पूछते हैं ना, तो ये तीनों की तीनों ना न्यूयॉर्क में हेडक्वार्टर्ड है, ठीक है, न्यूयॉर्क की हैं ये तीनों। और क्योंकि यहाँ पे फिच का जिक्र है, ठीक है, तो ये भी न्यूयॉर्क की ही है ना, तो ज़्यादा डिटेल नहीं देखना। इनके प्रेसिडेंट वगैरह के बारे में आप जब पेपर के पहले जाएंगे ना, जैसे पेपर कल परसों है, इस चीज़ को नोट डाउन करके रखिएगा कि इन सब कंपनी के CEO या प्रेसिडेंट का नाम आप जरूर दिमाग में रखें, क्योंकि हमेशा कुछ ना कुछ एक्टिविटी करती रहती है। अब देखिए एक छोटा सा टॉपिक था, लेकिन हमने कितना सारा क्वेश्चन का पैमाना बना लिया। तो आपको भी जब पढ़ना है तो इसी तरीके से पढ़ना है। यहाँ पे और बाकी कोई डेटा हमारे काम का नहीं, क्योंकि सारे डेटा चेंज हो गए, ठीक है। नेक्स्ट पे आता है, कंपनी में डिफॉल्ट ऑन 2.54 लाख करोड़ बैंक लोन इन नेक्स्ट 3 ईयर्स। अगेन ये भी थोड़ा सा इरेलीवेंट हो गया, ठीक है। रीज़न क्या है, क्योंकि ये डेटा तो बहुत बढ़ गया, बहुत ज़्यादा बढ़ गया। कारण क्या है, ये कोरोना है ना, 4-6 महीना तो इकोनॉमिक सिनारियो पे बहुत नेगेटिव इफेक्ट देने वाला है ये, तो ये 2.5 लाख करोड़ ये और ज़्यादा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम कुछ देखें, कुछ भी पॉइंट निकालने की कोशिश करो जो पेपर के लिए काम का या आपके लिए नया हो, तो कुछ भी ऐसा नहीं था। इंडिया रेटिंग रिसर्च, ये भी क्रेडिट रेटिंग वगैरह कुछ काम जरूर करती होगी, इतनी पॉपुलर नहीं है, ठीक है। कोई डेटा नहीं है, आप एक बार जूम करके आप पढ़ सकते हो ना, इसको पॉज करके आप पढ़ सकते हो, कुछ काम का नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, क्यों डेटा ही है तो डेटा तो सब चेंज हो गए। नेक्स्ट पे आते हैं, बैंक रेट ग्रोथ डिप्स टू 8.5% इन जनवरी, RBI डेटा। थोड़ा सा काम का हो सकता है, हल्का सा, लेकिन क्योंकि जनवरी का है और पेपर आपका, देखिए याद रखिएगा जब भी पेपर हम अप्लाई करते हैं तो जो डेटा वाला क्वेश्चन रहता है ना, जिसमें इंफॉर्मेशन है, वो 3 महीने से पुराना नहीं पूछते, क्योंकि उनको भी पता है ना कि डेटा चेंज होते रहते हैं, ठीक है। और कोई गलत क्वेश्चन डालना वो बड़ा रिस्की होता है, इसलिए डेटा वाले क्वेश्चन को ना ज़्यादा फोकस नहीं करिएगा, ठीक है।
मतलब पुराने डेटा वाला। अब इसको क्यों नहीं फोकस, क्योंकि ये जनवरी का डेटा है। एग्जामिनेशन जो आपका मेंस का, कोई भी एग्जामिनेशन अभी अगस्त सितंबर के पहले होगा ही नहीं, तो आप जून जुलाई का डेटा या उसके बाद का इन्फॉर्मेशन आप पढ़िएगा, इसको नहीं पढ़ना, ठीक है। पर यहाँ पे एक मेरे को इन्फॉर्मेशन ये दिख रहा है, केवल NBFC लिखा हुआ, जो कि पेपर में कभी कभार आ सकता है। NBFC का इसका फुल फॉर्म क्या है? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, ठीक है। नॉन बैंकिंग, बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज क्या होती है? जो कि लोगों से पैसा लेती हैं और उनको समय पर उनको वापस कर देती है, ठीक है। उनको बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विस, बहुत सिंपल डिफिनेशन में। नॉन बैंकिंग ऐसी है जो कि लोगों से पैसा तो लेती है पर उनके डिमांड के हिसाब से उनको वापस नहीं करती, ठीक है। कहने का मतलब, जैसे एग्जांपल LIC, आप LIC में पैसा तो देते हो, इन्वेस्टमेंट भी बोल सकते हो, इंश्योरेंस बोल सकते हो, लेकिन आपको जब चाहिए वापस नहीं मिलता है ना। उसी तरीके से आप मतलब म्यूचुअल फंड भी आप बोल सकते हो, है ना, वो भी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी ही रहती है, वैसी वैसी जो बड़ी बड़ी। तो जितनी भी इन्वेस्टेड रेटेड कंपनी होती है, जिनमें पैसा तो आप देते हो लेकिन आप जब चाहो तब आपको वापस नहीं मिलता। जब चाहो का मतलब क्विक, बैंक में तो आपको क्विक मिल जाएगा। अब ऐसा नहीं एग्जाम्पल देंगे से संडे को बैंक तो बंद रहता है, तो फिर भी आपको ATM चालू रहता है, ठीक है। तो इस तरीके का चीज़ क्या है कि NBFC बहुत बार पेपर में पूछते हैं कि क्या होता है NBFC, ठीक है। तो छोटी छोटी इंश्योरेंस कंपनी, फाइनेंशियल रिलेटेड कंपनी जितनी होती है, इनको हम NBFC, जैसे एग्जांपल एक था सहारा आपका, है ना। सहारा एक बहुत बड़ी NBFC थी जो लोगों से पैसा लेती थी इन्वेस्टमेंट के नाम पर वो अब बैंकरप्ट ही हो चुके हैं एक तरीके से, ठीक है। याद रखिएगा, इनको NBFCs बोलते हैं। माइक्रो फाइनेंस जो करते हैं बहुत आपने माइक्रो फाइनेंस के बारे में सुना होगा, सहारा ने भी माइक्रो फाइनेंस से ही कहीं ना कहीं चीज़ों को शुरुआत किया था। तो ये भी NBFCs ही होती है। लोगों का पैसा ये लेती हैं पर उनको एक समय के बाद में वापस करती है। लेकिन बैंक क्या करती है, आपको जब चाहिए आपका पैसा वापस मिल जाता है, ठीक है। अगेन इन्फॉर्मेशन डेटा के फॉर्म में है जो रिलेवेंट अभी नहीं है, इसको नहीं देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सॉरी, SBI पुशेस फॉर यूनिफॉर्मिटी इन लेंडिंग टू जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर। ये इंपॉर्टेंट है इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। SBI का या IBPS का इंटरव्यू आप जब जाते हो तो आप देखोगे, इसको देखकर आपको एक नाम दिमाग में आना चाहिए जिसका नाम है नीरव मोदी और मेहुल चौकसी, है ना। गीतांजलि जेम्स एंड ज्वेलरी आपने काफ़ी सुना होगा, पंजाब नेशनल बैंक का केस, उसको भी पढ़िएगा। इंटरव्यू में काफ़ी जगह पूछा भी गया था, क्योंकि 2-3 साल से ये काफ़ी हाइप में है और लोग इसका जो काम करने का तरीका है, क्या हुआ क्या नहीं, LOU LOC सब पूछते हैं पेपर में। हम लोग समय रहते कभी डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ 2-3 टर्म जो पेपर के लिए काम का है वो उठाएंगे। यहाँ पे क्या है कि SBI ने कुछ फ्रेमवर्क डेवलप करा है, कुछ चेंजेस करने वाली है जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर के लिए, ठीक है। अपना पोर्टफोलियो बढ़ाएंगे वो ऐसे इन्वेस्टमेंट में। कारण क्या है कि वो यहाँ कहते हैं कि उनका एक्सपोजर केवल 20,000 करोड़ का ही है अभी तक। मतलब जेम्स एंड ज्वेलरी जो इतना बड़ा सेक्टर है और काफ़ी अच्छा सेक्टर है, ठीक है, तो उसमें केवल 20,000 करोड़ का एक्सपोजर है जिसको SBI इंक्रीज करना चाहती है। अब मान लीजिए कि अब इंटरव्यू में आप बैठे हो, आपसे इंटरव्यू क्वेश्चन पूछते हैं कि कुछ सजेस्ट करिए आप स्टेट बैंक के लिए या किसी भी दूसरे बैंक के लिए कि अच्छा लोन वो दे पाएँ, ताकि मतलब जैसे हमने क्रेडिट रेटिंग की बात करी ना, मतलब चुकाने की क्षमता अच्छी है, तो इस सेक्टर में चुकाने की क्षमता बहुत अच्छी है। रीज़न कि जब आप कोई जेम्स एंड ज्वेलरी का आप सेल देखते हो तो वो कोई छोटा सेल नहीं होता, 100-50 रुपये का सेल नहीं होता, कम से कम 20-25 हज़ार एटलीस्ट, है ना, उतने का आप तो लेते ही हो, या लोग लाखों का लेते हैं, लेकिन एटलीस्ट 20-25 टोकन साइज होता है वो अच्छा खासा बड़ा होता है। प्लस लिक्विडिटी इसमें बहुत क्विक होता है। लिक्विडिटी कहने का मतलब जैसे वो ईजिली कन्वर्ट हो जाता है कैश में, है ना। सर्विसेज में क्या होता है, या आप जैसे लोन वगैरह पे चीज़ें लेते हो, जैसे कार आप लेते हो तो काफ़ी देर बाद वो पैसा आता है, धीरे धीरे करके पैसा आता है। लेकिन गोल्ड वगैरह रेयरली लोग लोन पे लेते हैं गोल्ड, है ना। तो कहने का मतलब ये कि जब आप गोल्ड लेते हो तो आप कैश वगैरह या तुरंत पेमेंट करके लेते हो। बहुत कम लोग होते हैं जो EMI या लोन पे गोल्ड लेते हैं, तो ऐसा रेयर होता है। डायमंड लेते हैं, उनके पास पैसा हो तभी वो लेते हैं। तो क्या होता है, पूरा पैसा एक साथ वापस आता है। तो बैंक को भी तो पूरा पैसा लोन का एक साथ वापस मिल सकता है ना। तो ये बहुत अच्छा सेक्टर है जिसमें बैंक अपने आप को और एक्सपोज करना चाहती है, ठीक है। तो ये आप थोड़ा स्टडी करके ज़रूर देखिए। जितना भी चीज़ डिस्कस कर रहे हैं ना, ये सब न्यूज़पेपर से, अच्छे अच्छे न्यूज़पेपर से ही लिया गया है, न्यूज़पेपर का ही है। तो आपको बस ये एक वैल्यू प्रोडक्ट कंटेंट मिल रहा है यहाँ पर, है ना।
ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन का भी नाम है, IBA। ये भी एक तरीके से डायरेक्ट रेगुलेटरी तो नहीं है, पर हाँ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बैंकिंग के लिए रेगुलेशन बनाती है, और सारे बैंक का एक कंसोर्टियम है, ग्रुप है मिलजुल करके, जो IBA कहती है वो सारी बैंक उसको फॉलो करती है। अब इससे एक दो क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि भाई IBA का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो मुंबई याद रखेंगे। और इनके चेयरमैन कौन है, तो अभी फ़िलहाल जो स्टेट बैंक के चेयरमैन है वही इसके भी चेयरमैन है, बदलते रहते हैं, ऐसा नहीं बाय डिफ़ॉल्ट याद रख लेंगे, है ना। तो अभी श्री रजनीश कुमार इसके चेयरमैन है, वो रहेंगे अभी 1 आध साल तो रहेंगे, आपके इंटरव्यू तक तो रहेंगे। अच्छा, इससे क्या होता है, जब इंटरव्यू में आप कुछ ऐसा ऐसा नॉलेज सामने वाले को देते हो ना, तो उनको भी कॉन्फिडेंस आता है कि नहीं ये प्रिपेयर्ड है बैंकिंग के लिए। तो आप बिल्कुल रटा रटा या टिपिकल बचने का कोशिश नहीं करिए, आप अच्छे अच्छे चीज़ों का इस्तेमाल करिए कि सर IBA के अकॉर्डिंग ऐसा है, इनके अकॉर्डिंग ऐसा है। थोड़ा सा पढ़ लीजिए, बोलिए जा करके, तो वो भी थोड़ा आपसे इम्प्रेस होंगे वो, है ना। चलिए नेक्स्ट है, रिजर्व बैंक गवर्नर शक्तिकांत दास टू होल्ड मीट विथ CEO टुडे। अच्छा, ये तो कोई है नहीं, बस इसे एक ही क्वेश्चन है, सॉरी ये 2-3 का है, तो उस दिन मीटिंग हुई होगी। तो क्वेश्चन जो काम का था वो ये था कि भाई RBI के गवर्नर कौन है, शक्तिकांता दास। काफ़ी लोग जान गए, इतनी बार न्यूज़ में अभी आ चुके हैं दिख करके, ठीक है। एक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, ये आपके लिए टास्क के रूप में है कि आप इसको ज़रूर पढ़िए। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी क्या होती है, मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है, अगर आपको नहीं आइडिया हो तो आप लिखिएगा, इसको डिस्कस करेंगे कभी, ठीक है। और मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का जो मेन काम है ये है कि जो पॉलिसी रेट है इसको डिसाइड करना है। देखिए किस तरीके से आपको टर्म बस समझना है। पॉलिसी रेट का मतलब क्या हो गया, जो हमारा रेपो रेट है, ठीक है, ये याद रखिएगा। सबसे इम्पॉर्टेंट कोई रेट है RBI के द्वारा निर्धारित, वो है रेपो रेट, ठीक है, जिसको हम लोग पॉलिसी रेट बोलते हैं। और लगभग इसी रेट के ऊपर में अदर जितने भी रेट होते हैं, बैंक रेट वगैरह ये सब, या MSF वगैरह जो भी आप बोलो, सब इसी पे डिपेंड करता है। तो कोई चेंजेस करना हो तो आप रेपो रेट को बढ़ा दो या घटा दो, ठीक है। अच्छा, ये डायरेक्ट है, रेपो रेट बढ़ेगा तो लोगों का लोन क्या होगा, वो महंगा होगा, यानी कि EMI बढ़ेगा या इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा। रेपो रेट घटेगा तो इंटरेस्ट रेट कम होगा, ठीक है। पेपर में बहुत बार क्वेश्चन पूछते हैं कि RBI ने रेपो रेट को बढ़ा दिया, इससे लोन पे क्या फ़र्क पड़ेगा। बहुत सिंपल है, बढ़ेगा घटेगा, एज इट इज रहेगा, अनचेंज, या कुछ भी दूसरा, या नन ऑफ दिस लिख देंगे, कुछ भी लिख देंगे। बहुत सिंपल सा चीज़ है, लेकिन हाँ कंसेप्ट है, पढ़िएगा। अभी के डेट में रेपो रेट यहाँ जो था वो 5.15 लिखा गया है, क्योंकि ये 2-3 के हिसाब से है, यानी कि मार्च के दूसरे दिन। अभी रेपो रेट वो ड्रास्टिकली नीचे जा करके 4.4% पे है, ठीक है। आज का जो वैल्यू है वो याद रखिएगा, आप जब पेपर देने जाओगे उसके पहले का भी देख के जाने से हम लोग अभी डिस्कस जो हमने किया, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कोई डाउट हो, कोई समझ ना आए तो आप ज़रूर बोलिएगा, अगली वीडियो में कवर करेंगे उस चीज़ को। लेकिन अभी तो जो कंटेंट है इसी पे डिस्कशन हो रहा है ना। नेक्स्ट है SBI, सॉरी बार बार ये क्लिक होता है, SBI कार्ड अलॉट शेयर वो और नियरली 2800 करोड़ टू। अच्छा ठीक है, चलिए SBI कार्ड है ना, ये एक सब्सिडरी है SBI की ही, ठीक है। सब्सिडी का मतलब क्या, SBI का ही एक बॉडी, अलग बैंक का ही एक बॉडी है, वो पैरेलली बैंक से काम करते हैं। ये क्या काम करते हैं, एक क्रेडिट कार्ड के सेक्टर में काम करते हैं। यहाँ से एक आध क्वेश्चन आपको पेपर में आ सकता है, या इंटरव्यू में तो आप बोल सकते हो, भले पूछे नहीं लेकिन आप बता देना कि भाई मेरे को ये चीज़ पता है, ये भी जानते हैं, है ना। तो SBI कार्ड क्या है, एक क्रेडिट कार्ड की कंपनी है जो कि भारत की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है। पहली कौन सी है, तो HDFC। पूछेंगे आपसे इंटरव्यू में, आप बोल दोगे ना कि SBI कार्ड बहुत बड़ी है, तो इससे बड़ी एक कंपनी है, तो कौन है, तो HDFC है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है ना कि SBI कार्ड ने अपना IPO लॉन्च किया। अब एक क्वेश्चन, IPO क्या होता है, तो IPO का मतलब हो गया इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। इसको भी आप अच्छे से देखिएगा, फुल फॉर्म पूछते हैं पहला। अब इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग को बहुत ब्रीफ में समझते हैं। क्या होता है, जब भी कोई कंपनी, मतलब कंपनी जब भी कोई आप क्रिएट करते हो, या आप ही खुद कल को सोचो कि मेरे को कंपनी बनाना, तो आप क्या करोगे, आप कहीं ना कहीं से तो फंडिंग लाओगे, तो अपना कुछ फंडिंग लगाओगे, अपना कुछ पैसा लगाओगे। फिर आप पैसा कहाँ से लगाओगे, अपने पेरेंट्स से लेकर के लगाओगे, अपने फ्रेंड्स से लेकर के लगाओगे। हो सकता है कंपनी और बड़ी हो गई, आपको और पैसे चाहिए, आप कहाँ से लोगे, आप बैंक से कर्ज लोगे, बैंक ने आपको दे दिया पैसा।
अब आप कंपनी आपकी और बड़ी हो गई तो फिर आप क्या करोगे, आप बड़े बड़े इन्वेस्टर को मिलोगे या दूसरी बड़ी कंपनी को मिलोगे या ऐसे लोगों को मिलोगे जिनके पास अच्छा खासा पैसा रखा है। आप बोलो भैया आपका पैसा रखा आप मेरे को दो, हम इसको अपनी कंपनी में लगाएंगे और आपको इससे ज़्यादा पैसा वापस देंगे जो आप शायद फिक्स करते तो मिलता। ठीक है। एक और टर्म इन डिस्कशन में क्या सामने आता है जिसको हम कहते हैं एंजल इन्वेस्टर्स। खासकर इस ये सिनारियो में रिलेवेंट है, जिन्होंने अपना पैसा आपको दिया, ठीक है मेरे पैसे से बिजनेस करो, जो कमाओगे उसमें इतना मेरा इतना तुम्हारा, एंजल, है ना। एक और टर्म यूज होता है जिसको कहते हैं वेंचर कैपिटलिस्ट। तो ये एक ऑर्गेनाइज कंपनीज होती है। वेंचर कैपिटलिस्ट का मतलब क्या हुआ, ऑर्गेनाइज कंपनीज होती हैं जो कि आपके किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करती है सिस्टमेटिकली, ऑर्गेनाइज्ड वे में बिल्कुल, कि हाँ भाई इतना मेरा परसेंटेज होगा, इतना ही होगा, एग्रीमेंट साइन करते, बहुत सारा कुछ चलता है वेंचर कैपिटलिस्ट। लेकिन जब वर्ड एंजल यूज होगा उसमें इतना फॉर्मेलिटीज़ नहीं होता है ना। एंजल मतलब गॉड की तरह है, ठीक है लो इतना पैसा आप यूज करो, समझे बात को। लेकिन एक और इन्वेस्टमेंट का तरीका है, वो क्या है, वो है आईपीओ शेयर्स। ठीक है, हमने अपनी कंपनी की 10%, सपोज फॉर अ केस हमने अपनी कंपनी के 10% इन्वेस्टमेंट जो है हमने बोला कि शेयर के माध्यम से लेंगे, तो हम क्या करते हैं, हम 1 लाख शेयर हमने प्रिंट करा, मतलब समझने को, बस ऐसा ही, ये काम ऐसे नहीं करता पर समझने को, और हमने अलग अलग लोगों को बोला कि ये शेयर खरीदो, एक शेयर के वैल्यू 100 रुपये है। अब हमने 1 लाख शेयर प्रिंट करा और उसकी वैल्यू 1 की 100 रुपये रखी, यानी कि टोटल इन्वेस्टमेंट जो हम पब्लिक से खोज रहे हैं वो क्या है, 1 करोड़ का। अब हमने जिसको जिसको दिया, जिसको जिसको, कोई 1000 रुपये का भी लेगा, कोई 1 लाख का लेगा, तो धीरे धीरे घुमा फिरा के मेरे को 1 लाख रुपये मिल जाएंगे। तो ये जो पहला स्टेप हुआ ना शेयर ऑफर करने का, इसी को हम कहते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। ठीक है, ये जो सबसे पहले जब शेयर अलॉट होगा, जो सबसे पहले किन लोगों ने पैसा लगाया, वो पूरा प्रोसेस आईपीओ के, मतलब आईपीओ का एक फॉर्म कहलाएगा। ठीक है, उसके बाद तो फिर वो शेयर मार्केट लिस्ट होने के बाद में वो शेयर हैंड एक्सचेंज करता रहता है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एंकर इन्वेस्टर भी एक वर्ड आ गया। एंकर इन्वेस्टर कौन होते हैं, वो बड़ी बड़ी कंपनीज, ठीक है, वेंचर कैपिटलिस्ट भी हो सकती हैं, जिन्होंने इनमें पैसा सबसे पहले लगाया या इसको बिल्डअप करा, उनको कहेंगे एंकर इन्वेस्टर। ठीक है, इनिशियल जो कंपनीज हैं जिन्होंने इसमें पैसा लगाया। अब यहाँ पे कुछ एंकर इन्वेस्टर का नाम लिखा हुआ है, पढ़ लीजिएगा, कुछ वर्ड दिमाग में रहने पे काफ़ी अच्छा होता है। 75 एंकर इन्वेस्टर है, इसके काम का नहीं। आईपीओ का प्राइस 755 था, ये भी काम का नहीं, अभी काफ़ी नीचे है। ठीक है, यहाँ भी लिखा ना सब्सिडरी ऑफ एसबीआई, चल जाएगा। आईपीओ हमने डिस्कस कर लिया। म्यूचुअल फंड का भी काफ़ी पैसा लगा हुआ, डिफरेंट चीज़, कोई काम का नहीं हमारा, बस हमको आईपीओ आपको बताना था। और एंकर इन्वेस्टर और वेंचर कैपिटलिस्ट और एंजल इन्वेस्टर। ठीक है, पढ़िएगा आप जरूर, कोई डाउट हो तो पूछिएगा इनमें। नेक्स्ट पे आते हैं। सॉरी, ये टॉपिक इंटरव्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना। आप इंटरव्यू के लिए ज़रूर इसको प्रिपेयर करिएगा। hundreds ऑफ करोड़ ऑफ रुपी लॉस्ट इन कार्ड पेमेंट, इंटरनेट बैंकिंग फ्रॉड में, है ना, इन जस्ट 3 मंथ्स। फ्रॉड जो है वो अपने एक अलग लेवल पे पहुंच चुका है। आपने वेब सीरीज़ देखा होगा जामताड़ा, है ना, नहीं देखा तो ज़रूर देखिएगा। जो बैंकिंग एक्सपीरियंट है ज़रूर देखिएगा। क्यों, आपको हर एक स्टेप पे ना अपने लिए कंटेंट क्रिएट करना है। जब आप एसबीआई के इंटरव्यू में आप जाओगे या मेंस में जब आप जाओगे ना, तो आपको ऐसे राइटिंग मिलता है, ऐसे में कुछ भी टॉपिक दे देंगे, है ना। ऐसे राइटिंग में आपके पास जितना नॉलेज होगा, जितना इधर उधर का नॉलेज होगा, उतना अच्छा ऐसे लिखोगे। क्योंकि 200-250 वर्ड में अपने आप को एक्सप्रेस करना है, तो जितना एग्जाम्पल्स होगा बहुत अच्छे से आप एक्सप्रेस कर पाओगे। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि जो नेट बैंकिंग या कार्ड का फ्रॉड होता है, उससे हज़ारों हज़ार करोड़ इन्होंने उड़ा लिया। ठीक है, तो डेटा देखने की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई डेटा आपसे नहीं पूछेगा, लेकिन आप ज़रूर ये जानने का कोशिश करिएगा कि ये फ्रॉड कैसे होता है। अब इंटरव्यू में बैठ जाओगे, सामने वाला पूछेगा कि जो एटीएम फ्रॉड होते हैं उसको कैसे रोका जाए, वो आपके बोलने पे करने नहीं वाला, पर वो आपसे पूछेगा। तो जब आपको मैकेनिज्म ही नहीं पता होगा तो आप आंसर क्या दोगे, है ना। या पूछ लेंगे आपसे, क्या आपको कभी कॉल आया है क्या, ऐसा इंटरव्यू में ये सब पूछते हैं, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड। वो नहीं निकाल के पूछेंगे हाँ भाई ये मैथ सॉल्व करके दो या फॉर्मूला बताओ, नहीं, प्रेजेंस ऑफ माइंड चेक करेंगे। क्योंकि कस्टमर आ गया, फ्रॉड हो गया, क्या करोगे। ठीक है ना, हर एक सिचुएशन को अपने से डिस्कस करके आप आंसर क्रिएट करते रहो। ठीक है, तो ये भी आपका पार्ट है। आपको ये देखना है कि आप ये जो
फ्रॉड होगा। यूट्यूब पे भी काफ़ी कंटेंट है इसके लिए कि फ्रॉड मैकेनिज्म कैसे चलता है। हमने बोला जामतार वेब सीरीज़ आप देख चुके होंगे, नहीं देखे देखो आप, उसमें आपको इसका पूरा मैकेनिज्म पता चलेगा। ठीक है, इसको सेशन क्लोज करते हैं, कल फिर कंटेंट लेकर के आएंगे। लेकिन अभी देखिए और सजेशन दीजिए, है ना, क्या क्या और करना चाहिए। जितना रिसोर्सेस है इसी रिसोर्सेस में इसको बना पा रहे हैं। ओके, थैंक्स। ये बंद कैसे? ओके, थैंक्स।